नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। तो वैदिक सभ्यता क्या थी दोस्तों? वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत की वह सभ्यता है जिसकी जानकारी मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। यह लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई तथा भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब दोस्तों आइए हम वैदिक सभ्यता के विभाजन के बारे में पढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता को हम लोग कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, फिर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अध्ययन की दृष्टि हम लोग दोस्तों वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों, वैदिक सभ्यता को समय और सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का दोस्तों जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि ऋग वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ऋग वैदिक काल में आर्यों का निवास मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में था, अर्थात इनका जो मुख्य क्षेत्र था वो सप्त सैंधव का क्षेत्र था, सिंधु के आसपास का क्षेत्र था। ये देखिए आपको दिया गया दोस्तों, उस समय उनका विस्तार पूरे भारत में नहीं था बल्कि वे सप्त सैंधव या सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। अब सप्त सिंधु दोस्तों क्या है, हम लोग आगे देखेंगे भी। यही क्षेत्र ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो ऋग्वैदिक सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था दोस्तों सप्त सैंधव था। ये सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, सप्त सैंधव में कौन कौन सी नदियाँ शामिल थी। तो सप्त सैंधव में दोस्तों ये 7 नदियाँ थीं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती और सिंधु। अब इनको दोस्तों ये तो नया नाम है इन लोगों का, जो पुराना या वैदिक कालीन इनका नाम था, प्राचीन नाम जो था वो ये है। तो प्राचीन काल में दोस्तों झेलम को वितस्ता नाम से जाना जाता था, चिनाब को अस्किनी नाम से जाना जाता था, रावी को प्रभुणी, ब्यास को विपाशा, सतलज को शतुद्र, सरस्वती को सरस्वती और सिंधु को सिंधु या इंदस वो कहा जाता था। तो दोनों पांचों जो दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं ये बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं, मैच करने के लिए आते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, परसुनी रावी, विपाशा ब्यास, सतलुज सतलज। ये 5 नदियाँ दोस्तों, इनको पंच नदी कहते हैं, और जब हम सातों को मिला देते हैं तो इन्हें सप्त सैंधव कहते हैं, सप्त सैंधव। अब दोस्तों देख लेते हैं कि हमको ऋग्वैदिक काल में किस नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख मिलता है, कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों जो वैदिक संहिता है उसमें हमको 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, 31। लेकिन जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमको 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक सभ्यता में हमको 31 नदियों का 31, और ऋग्वेद में हमको 25 नदियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो जिस नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है दोस्तों उसका नाम है सिंधु। तो इसका सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में। तो सिंधु नदी का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा बार किया गया है। और जो इस काल की सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था, और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। और सरस्वती नदी को दोस्तों, सरस्वती नदी पवित्र होने के कारण इसको देवी तमा, माते तमा, नदी तमा भी कहा जाता था। नदी तमा, देवी तमा, माते तमा। तो ये दोस्तों ये पंच नदियाँ हैं, और ये जब सातों नदी को मिला लेते तो सप्त सैंधव या 7 नदियाँ कहलाती हैं। सिंधु नदी का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी जो है वो ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी है, और सरस्वती नदी को ही नदी तमा, देवी तमा, माते तमा के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद में दोस्तों गंगा नदी का 1 बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। गंगा नदी का 1 बार नाम आया है और यमुना का 3 बार आया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पीसीएस की परीक्षा में संख्याएं भी पूछी जाती हैं कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, कितनी बार उसका नाम आया दोस्तों। तो 1 बार, यमुना नदी का 3 बार। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख किस नदी का हुआ है, सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी कौन है, सरस्वती नदी है। सप्त सैंधव में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती और सिंधु। झेलम का प्राचीन नाम दोस्तों वितस्ता, चिनाब का अस्किनी, रावी का परसुड़ी, ब्यास का विपाशा, सतलज का शतुद्र। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति थी
और उत्तर वैदिक काल में इन स्थितियों में क्या परिवर्तन आया दोस्तों। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सामाजिक स्थिति में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि समाज का मतलब केवल लोगों का समूह नहीं है, बल्कि जब हम सामाजिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो उसमें लोगों के रहन सहन, परिवार व्यवस्था, विवाह, महिलाओं की स्थिति, शैक्षिक व्यवस्था, खान पान, पहनावा, सामाजिक संगठन, इन सब चीज़ों का दोस्तों अध्ययन करते हैं सामाजिक स्थिति के अंतर्गत। तो आइए एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करते हैं कि ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी। देखिए दोस्तों, परिवार व्यवस्था के बारे में दिया गया है। ऋग्वैदिक समाज की जो परिवार व्यवस्था थी, ये सबसे छोटी इकाई थी समाज की। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल। परिवार दोस्तों जो होता था, संयुक्त परिवार होता था। इसमें सब लोग एक साथ रहते थे। एक ही घर में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, अन्य सदस्य एक साथ रहते थे। परिवार का जो दोस्तों मुखिया होता था वो पिता होता था। हम लोगों ने हड़प्पा काल में पढ़ा था कि जो परिवार था, समाज था, वो मुख्यतः मातृ सत्तात्मक था। लेकिन यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में जो परिवार मातृ सत्तात्मक था, वो परिवार वैदिक सभ्यता में आके पितृ सत्तात्मक हो गया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता का परिवार कैसा था, मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक, तो पितृ सत्तात्मक परिवार था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में इसका मतलब ये नहीं था कि महिलाओं को सम्मान नहीं था। परिवार में महिलाओं का भी निर्णय में महत्वपूर्ण योगदान होता था दोस्तों। तो परिवार जो था ऋग्वैदिक काल में, उस समाज की सबसे छोटी इकाई थी। परिवार संयुक्त होता था तथा परिवार का मुखिया पिता होता था और परिवार जो होता था, समाज होता था, वो पितृ सत्तात्मक होता था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं महिलाओं की स्थिति क्या थी दोस्तों ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में ये जो सबसे एक प्रमुख विशेषता है, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, अच्छी थी महिलाओं की स्थिति। अब उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त था दोस्तों। तो ऋग्वैदिक काल में उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। महिलाएं वेदों का अध्ययन करती थी, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। और ऋग्वेद काल में दोस्तों जो प्रमुख विदुषी महिलाओं का नाम आता है, उनमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्ववारा, ये सब हैं। तो ये प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं जो ऋग्वैदिक काल में इनका नाम आता है। महिलाएं दोस्तों सभा और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेती थी दोस्तों। और महिलाओं का बाल विवाह नहीं होता था ऋग्वैदिक काल में। सती प्रथा नहीं थी। एक पत्नी प्रथा सामान्यता थी। और दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता थी यह थी कि यहाँ पे विधवा विवाह का प्रचलन था दोस्तों। तो ये सारी स्थितियाँ ये दर्शाती हैं कि जो ऋग्वैदिक समाज था उसमें महिलाओं की दशा अच्छी थी और उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। तो एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, इसमें महिलाओं को क्या क्या अधिकार प्राप्त था। तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। वे वेदों का अध्ययन करती थी, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। सभा और समिति दोस्तों ये दो वहाँ पे थी, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे सभा और समिति के बारे में। तो महिलाएं सभा और समिति में भाग लेती थी, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेती थी। महिलाओं का बाल विवाह नहीं होता था, सती प्रथा यहाँ नहीं थी, एक पत्नी प्रथा थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ विधवा विवाह का प्रचलन था, अर्थात विधवा का विवाह होता था। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए विवाह व्यवस्था के बारे में दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। सामान्यतः विवाह युवा अवस्था में होते थे, अर्थात बाल विवाह यहाँ पे नहीं होता था। एक पत्नी प्रथा अधिक प्रचलित थी। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुपत्नी विवाह के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः जो थी वो एक पत्नी प्रथा थी। और विवाह में दोस्तों वर और वधू दोनों की सहमति आवश्यक माना जाता था। यहाँ पे विधवा विवाह के भी संकेत मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो महिलाएं थी उनका अपना वर चुनने का अधिकार था ऋग्वैदिक काल में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्ण व्यवस्था के बारे में देखते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या थी दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। समाज में 4 वर्णों के प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देते हैं। दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था थी, इसमें जो समाज था उसको 4 भागों में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया था। इनका हम आगे कार्य देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो ये ऋग्वैदिक काल का समाज था, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो निर्धारण होता था ये कर्म आधारित होता था दोस्तों। यानी एक ही परिवार में कोई ब्राह्मण हो सकता था, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मतलब जो पठन पाठन के कार्य से संबंधित था, वेदों का अध्ययन करता था, पठन पाठन से संबंधित था, वो ब्राह्मण कहलाता था। क्षत्रिय जो दोस्तों जो युद्ध और इन सब से संबंधित था वो क्षत्रिय कहलाता था। जो व्यापार से संबंधित था वो दोस्तों वैश्य कहलाता था। और जो इन सब कार्यों को नहीं करता था, कोई और कार्य करता था, उनको शूद्र कहलाता था। तो एक ही परिवार में, क्योंकि ये व्यवस्था कर्म आधारित थी, तो ये एक ही परिवार में हो सकते थे दोस्तों। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र एक ही परिवार में भी हो सकते थे।
और दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है वो हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, 10वां मंडल ऋग्वेद का, उसमें हमको चारों वर्णों की उत्पत्ति का मतलब हमको वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो विराट पुरुष के मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय जो हैं वो भुजाओं से पैदा हुए हैं, वैश्य जो हैं वो जांघों से, और शूद्र जो हैं वो पैरों से। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इन चारों वर्णों की उत्पत्ति का हमको प्रमाण मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या दिया है। इस समय वर्ण व्यवस्था अर्थात ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का जो आधार था मुख्यतः दोस्तों वो कर्म और कार्य था दोस्तों। जो पठन पाठन का कार्य करता था, शिक्षा संबंधित था, वो ब्राह्मण हो जाता था। जो युद्ध से संबंधित था, इन सब से संबंधित था, वो क्षत्रिय हो जाता था। जो व्यापार से संबंधित था वो वैश्य हो जाता था। उदाहरण के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो शिक्षा और यज्ञ करता था वो ब्राह्मण कहलाता था। जो युद्ध और शासन करता था वो क्षत्रिय कहलाता था। जो व्यापार कृषि पशुपालन करता था वो वैश्य कहलाता था। और जो अन्य सेवाएं करता था वो शूद्र कहलाता था। और ये सारी व्यवस्थाएं दोस्तों कर्म और कार्य आधारित थी, जन्म पे आधारित नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की हम शिक्षा व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी दोस्तों, उस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल पढ़ाना लिखाना नहीं था, बल्कि उसका ये अर्थ था कि विद्यार्थियों को वेदों का ज्ञान दिया जाए, नैतिक शिक्षा दिया जाए, उनमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाए, उनको शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वह स्वस्थ हृष्ट पुष्ट हों, और उनको धार्मिक संस्कार भी दिए जाते थे दोस्तों। तो शिक्षा का आधार केवल ये नहीं था, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास किया जाता था। और इसका सर्वाधिक दोस्तों जो महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि शिक्षा का माध्यम दोस्तों लिखित नहीं था। जो पढ़ाई लिखाई होती थी वो लिखित नहीं होती थी, बल्कि मौखिक होती थी दोस्तों। शिक्षा का माध्यम मुख्यतः मौखिक था। गुरु मंत्र बोलते थे और शिष्य उन्हें याद करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दास प्रथा के बारे में देखते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा मौजूद थी। अब दास प्रथा के बारे में देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में युद्ध के दौरान जो लोग पराजित हो जाते थे उन्हें कभी कभी दास या दासी बना लिया जाता था। इसका अर्थ ये है, उन्हें कभी कभी दासी बना लिया जाता था या दास बना लिया जाता था। और जो दासों का मुख्य कार्य होता था दोस्तों, वो घरेलू कार्य इनसे लिया जाता था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है कि युद्ध के दौरान जो लोग पराजित हो जाते थे उन्हें कभी कभी दास या दासी बना लिया जाता था, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों दास होते थे। स्त्री और पुरुष दोनों को दास बनाया जाता था। ये लोग विजेता के घर में पारिवारिक सेवा करते थे। जो दोस्तों दासों का मुख्य कार्य था वो मुख्य कार्य से घरेलू कार्य ही लिया जाता था। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया कि दास कैसे बनते थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें बताई गई कि दास कैसे बनते थे। पहला है कि युद्ध में पराजित होने पर दोस्तों, तो युद्ध में जो पराजित हो जाते थे उनको दास बना लिया जाता था। विजेता पराजित लोगों को दास बना सकता था। और आर्य और अनार्य दोनों को दास बनाया जाता था दोस्तों। ये नहीं कि केवल अनार्य दास बनते थे, आर्य और अनार्य दोनों लोगों को दास बनाया जाता था जो युद्ध में पराजित होते थे। दूसरा इसमें दिया गया कि उपहार के रूप में, कुछ वैदिक संदर्भों में दास दासियों को दान या उपहार के रूप में दिए जाने का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। सेवक के रूप में, कुछ संपन्न लोग परिवार में घरेलू कार्य करते थे, उन्हें भी दास कहा जाता था। तो दासों का दोस्तों जो मुख्य कार्य था वो घरेलू काम में ही इनसे कार्य लिया जाता था, घरेलू कार्यों में। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया कि दासों के क्या कार्य होते थे। दास और दासियों के सामान्यतः ये घर की साफ सफाई करते थे, पशुओं की देखभाल करते थे, घरेलू कार्यों में सहायता करते थे, कृषि तथा अन्य कार्यों में सहयोग करते थे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ऋग्वैदिक काल की इसकी जैसे हम लोग कुछ विशेषताएं और देख लेते हैं। जैसे जो ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति दोस्तों, तो यहाँ पे जो विवाह प्रचलित था, हम लोग वही विवाह देखें तो विवाह दो प्रकार का होता था। एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता था दोस्तों कि पुरुष जो है उच्च वर्ण का है, पुरुष उच्च वर्ण का है और जो स्त्री है वो निम्न वर्ण की है। यानी अगर पुरुष ब्राह्मण है और स्त्री जो है वो क्षत्रिय है तो अनुलोम विवाह कहा जाएगा। और प्रतिलोम विवाह में दोस्तों पुरुष निम्न वर्ग का होता था और स्त्री उच्च वर्ग की होती थी। जैसे वैश्य की अगर पुरुष है और ब्राह्मण स्त्री है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में देखते हैं कि वहाँ की राजनीतिक स्थिति ऋग्वैदिक काल में कैसी थी। तो राजनीतिक संगठन दोस्तों कैसा था। ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था आज की तरह विकसित नहीं थी। समाज छोटे छोटे समूहों में संगठित था। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी दोस्तों।
इसका जो परिवार का मुखिया पिता होता था जिसको कुलप कहा जाता था, कुलप। देखिए यहाँ दोस्तों दिया गया है कि इसका पदानुक्रम जो था कुल यानी परिवार, जब कई परिवार मिलके ग्राम बनते थे, जब कई ग्रामों का समूह होता तो उसके विष कहते थे, और कई विष मिलके जन बनते थे, और जब कई जन आपस में मिल जाते तो राष्ट्र बनते थे दोस्तों। तो अभी राष्ट्र की यहाँ पे कोई संकल्पना नहीं थी, ये आगे चल के संकल्पना विकसित होगी। तो अभी कुल, ग्राम, विष और जन, इसके बारे में आगे देख लेते हैं। कुल के बारे में दोस्तों दिया गया, यह समाज की सबसे छोटी इकाई थी। इसमें एक परिवार रहता था और परिवार का मुखिया कौन था? पिता था दोस्तों, और परिवार के मुखिए को कुलप कहा जाता था, यानी कुल, कुल का मुखिया कुलप कहलाता था। ग्राम का था दोस्तों, कई कुल या कई परिवार मिलके एक ग्राम बनाते थे। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। कुल का प्रमुख कुलप कहलाता था, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। विष क्या था दोस्तों? कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे और विष का प्रमुख विषपति कहलाता था। अब यहाँ पे देखते हैं जन क्या दिया दोस्तों, कई विष मिलकर जन बनाते थे और जो जन का प्रमुख था वो जनपति या राजन कहलाता था। जनपति या राजन, ये इसी को कहते थे कुनबा, कबीला। तो इस कबीले का जो प्रमुख था दोस्तों वो राजा था। और यहाँ पे दोस्तों राष्ट्र दिया गया, इसकी संकल्पना अभी आगे मिलेगी। अभी राष्ट्र आगे चलकर विकसित होगा, इस समय राष्ट्र का विकास नहीं हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे जो था, लोगों ने पढ़ा कि कुल, ग्राम, विष, जन। कुल का मुखिया कुलप होता था, कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे जिसका मुखिया ग्रामणी होता था, और कई ग्राम मिलकर विष बनते थे जिसका मुखिया विषपति होता था, और कई विष मिलकर जन बनाते थे या कबीला बनाते थे जिसका मुखिया जनपति या राजा होता था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, सभा और समिति क्या थी दोस्तों? तो सभा और समिति जो थी ऋग्वैदिक कालीन की विशेषता है, उसकी राजनीतिक विशेषता है। सभा क्या थी दोस्तों? सभा समाज में अनुभवी, प्रतिष्ठित और वरिष्ठ लोग शामिल होते थे। इसका कार्य था राजा को सलाह देना, महत्वपूर्ण राजनीतिक न्यायिक मामलों पर विचार करना। तो अगर इसकी हम आज से तुलना करें दोस्तों, तो यह आज के राज्यसभा के समान है। इसमें वरिष्ठ लोगों का समूह होता था, अनुभवी होते थे, प्रतिष्ठित होते थे, ये राजा को सलाह देते थे और महत्वपूर्ण राजनीतिक और न्यायिक मामलों में विचार करते थे। और समिति क्या थी दोस्तों? यह समिति स्त्री अपेक्षाकृत व्यापक संस्था थी। इसमें जनता के अधिक लोगों की भागीदारी मानी जाती थी। इसका क्या कार्य होता था? राजा का चयन या समर्थन में भूमिका, युद्ध और प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना। इसे हम आज के लोकसभा से इसकी तुलना कर सकते हैं। यानी राज्यसभा वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का समूह था, और लोकसभा या समिति जो थी दोस्तों, ये सामान्य या जनता का इसमें भागीदारी अधिक थी। यह राजा का चयन करता था, उसके समर्थन में भूमिका बनाता था, युद्ध और प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करता था। अब दोस्तों सेना के बारे में देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल की सेना कैसी थी। तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों कोई अस्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय लोगों को एकत्र करके सेना बनाया जाता था। सेना में मुख्य रूप से पैदल सैनिक, रथ और घोड़े का उपयोग होता था। गायों की रक्षा और नए चारागाहों की प्राप्ति के लिए युद्ध होते थे। तो युद्ध के दोस्तों इस समय कई कारण थे, जिसमें गायों के लिए युद्ध होता था, चारागाहों के लिए युद्ध होता था, जलाशयों के लिए युद्ध होता था, इन सब के लिए युद्ध होता था। तो इस समय कोई अस्थायी सेना नहीं थी। जब युद्ध होता था तो जो कबीले का राजा था वो लोगों को एकत्र करके सेना बना लेता था और उससे वो युद्ध करता था। इस कार्य कर व्यवस्था देखते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित कर प्रणाली नहीं थी। प्रजा अपनी इच्छा से राजा को जो कर देता था या भेंट देता था उसे बलि कहते थे दोस्तों, बलि। और इससे जो आय प्राप्त होती, इसी से राजा अपने राज्य का संचालन करता था। आगे देखते हैं दोस्तों, युद्ध, कोई अस्थायी सेना होती नहीं थी। तो जब युद्ध होता था तो राजा लोगों को, समूह को एकत्र करके उसके माध्यम से युद्ध में भाग लेता था। अब युद्ध क्यों होते थे दोस्तों ऋग्वैदिक काल में? तो पशुधन की प्राप्ति दोस्तों। इस समय जो गाय था, गाय पवित्र पशु थी और गाय जिसके पास अधिक होती थी उससे उतना संपन्न माना जाता था। तो जो मुख्य युद्ध होता था दोस्तों गायों के लिए होता था, चारागाहों पर अधिकार के लिए होता था, भूमि और जल स्रोतों पर नियंत्रण के लिए होता था, और जनजातीय प्रभुत्व स्थापित करने के लिए होता था। ऋग्वेद में दोस्तों एक दशराज युद्ध का प्रमाण मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है दोस्तों। इसमें भरत जन के राजा सुदास और अन्य संघों, राजा ने अन्य संघों को पराजित किया था। यह ऋग्वैदिक काल की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं में से एक है दोस्तों। तो ये 10 राग युद्ध था। इसमें एक तरफ भरत जन के राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 अन्य कबीले थे, जिसमें 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। तो इस युद्ध में दोस्तों भरत जन के राजा, जो भरत कबीले के राजा सुदास थे, उन्होंने इन 10 जो कबीले थे उनके समूह को पराजित कर दिया था
और इसमें इनकी विजय हुई थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों दशराग युद्ध के बारे में। दशराज युद्ध का जो शाब्दिक अर्थ है वो है 10 राजाओं का युद्ध। 10 का मतलब 10, राज मतलब राजा, 10 राजाओं का युद्ध। ये जो दशराग युद्ध हुआ था दोस्तों, परशुनी नदी किसे कहते हैं? वर्तमान में रावी को कहते हैं। तो ये परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था दोस्तों दशराग युद्ध। इसमें जो भरत कबीला था वो विजयी हुआ था। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। यह युद्ध 2 पक्षों में हुआ था। पहला पक्ष जो था वो भरत जन के राजा सुदास थे, और दूसरा पक्ष जो दोस्तों था उसमें 10 राजाओं और कई जनजातियों का एक संघ था। इसमें प्रमुख रूप से निम्न जनों का उल्लेख मिलता है। ये आर्य थे दोस्तों, ये 5 आर्य कबीले थे और बाकी जो थे अनार्य थे, यानी अन्य जनजातियां सम्मिलित थी। इसमें जो भरत जन के राजा सुदास थे वो विजयी हुई, और ये पक्ष जो था 10 राजाओं का वो हार गया, वो पराजित हुआ और इनको दास बना लिया गया दोस्तों। तो इसमें आर्य और अनार्य दोनों को दास बनाया गया था। अब देखते हैं दोस्तों ऋग वैदिक काल की आर्थिक स्थिति क्या थी। तो ऋग वैदिक काल में दोस्तों जो पशुपालन था वो प्राथमिक व्यवसाय था, प्राथमिक पेशा था ऋग वैदिक काल के मनुष्यों का, ऋग वैदिक काल के समाजों का। तो ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय पशुपालन था। उस समय किसी व्यक्ति की समृद्धि इस बात से आंकी जाती थी कि उसके पास कितनी गायें हैं दोस्तों। जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी उतना अधिक समृद्ध माना जाता था। इसी कारण गाय को संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता था। तो गाय जो दोस्तों थी ऋग वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण पशु था, और इसे एक संपत्ति का साधन माना जाता था। जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी वो उतना अधिक संपन्न माना जाता था। इस काल में दोस्तों गाय के अलावा और कौन कौन से पशु पाले जाते थे दोस्तों? बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, कुत्ता इत्यादि पाले जाते थे। अब गाय का महत्व दोस्तों इतना अधिक क्यों था? क्योंकि गाय से दूध मिलता था, घी और दही, और जो बैल होते थे उनसे खेती और बैलगाड़ी खींचने का काम आता था। धार्मिक यज्ञों में भी गाय का महत्व था, और गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कृषि। कृषि जो था दोस्तों वो ऋग वैदिक काल के मनुष्यों का, ऋग वैदिक काल के समाज का द्वितीयक पेशा था। द्वितीयक, जो प्रथम पेशा था दोस्तों वो पशुपालन था। ये देखिए दिया गया तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, कृषि नहीं। कृषि का महत्व था पर वह भी प्रारंभिक चरण में था। और दोस्तों ऋग्वेद में एकमात्र जो फसल है वो जौ यानी यौ का उल्लेख मिलता है, जो इस काल की प्रमुख फसल थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल के उद्योग और शिल्प के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में उद्योग और शिल्प अपने प्रारंभिक अवस्था में थे, अत्यधिक विकसित नहीं हुए थे। लेकिन जो प्रमुख व्यवसायी थे उसमें जैसे बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, कुम्हार, बुनकर, चर्मकार, स्वर्णकार, ये लोग अपने प्रारंभिक अवस्था में थे। उद्योग धीरे धीरे बढ़ रहे थे। व्यापार दोस्तों, व्यापार का विकास हो चुका था दोस्तों, और जो व्यापार का प्रमुख साधन था दोस्तों वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करके लोग एक दूसरे से व्यापार करते थे। व्यापार स्थानीय भी होता था और दूर दराज के क्षेत्रों में भी होता था। और ऋग्वेद में दोस्तों नाव और समुद्र का उल्लेख मिलता है। इससे यह मतलब निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो ऋग्वेद का जो व्यापार था वो जलमार्ग से होता था और विदेशी सभ्यताओं से भी होता था। अब आगे देखते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल का जो मनुष्य था दोस्तों प्रकृति पूजक था, उपासना या प्रार्थना पद्धति पे विश्वास करता था, यज्ञ भी करता था। लेकिन यज्ञ का उल्लेख यहाँ पे बहुत कम मिलता है। जो प्रार्थना या पूजा की प्रमुख पद्धति थी उपासना या प्रार्थना थी। ऋग्वेद का समाज दोस्तों बहुदेववादी था। जैसे यहाँ पे इंद्र, अग्नि, सोम, वायु, कई देवताओं की पूजा की जाती थी। और जो धार्मिक स्वरूप था दोस्तों सरल था, बहुत ये क्लिष्ट नहीं था, इसमें ज़्यादा कर्मकांड नहीं थे। तो ऋग्वैदिक काल का धर्म प्रतीक पूजक, बहुदेववादी, उपासना या प्रार्थना पद्धति पर आधारित, यज्ञ और सरल धार्मिक परंपराओं पर आधारित था। अब देखते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। तो ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे दोस्तों इंद्र थे। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। पुरंदर, इंद्र को वर्षा, युद्ध और वीरता का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त इन्हीं को समर्पित हैं, इंद्र या पुरंदर को। और दूसरे दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो अग्नि थे। दिया गया दोस्तों अग्नि ऋग्वेदिक धर्म के दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। यज्ञ में दी गई आहुति अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचती थी, ऐसा विश्वास था। यानी अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच का दूत भी कहा जाता था। और जो इंद्र के बाद सबसे अधिक सूक्त मिले हैं दोस्तों वो अग्नि के बारे में मिले हैं, अग्नि देवता के बारे में मिले हैं।
इसके अलावा दोस्तों वरुण देवता, सूर्य देवता, सोम, वायु, ये सब भी ऋग्वैदिक काल के देवता थे। अब दोस्तों ऋग्वैदिक काल के हमने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में देखा है। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में देखते हैं दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल का विस्तार कब से कब तक था, और जो ऋग्वैदिक काल की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं थी, उत्तर वैदिक काल आते आते उनमें क्या क्या परिवर्तन हो गया दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसको। उत्तर वैदिक काल दोस्तों वैदिक सभ्यता का दूसरा चरण है, जिसका सामान्य समय लगभग 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल की जानकारी के मुख्य स्रोत दोस्तों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अनर्थक, उपनिषद इत्यादि हैं। अब इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं दोस्तों। तो जो ऋग्वैदिक काल थे, ऋग्वैदिक काल के समाज के मनुष्य थे, वो मुख्यतः सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे। सप्त सैंधव में कौन कौन सी नदियाँ आती थी दोस्तों? अभी आप लोगों को बताया गया था, सप्त सैंधव में आती थी रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, ब्यास, सिंधु और सरस्वती। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल के मनुष्य दोस्तों, इनका विस्तार पूर्व की ओर हुआ, अर्थात ये गंगा नदी की तरफ बढ़ने लगे, गंगा यमुना के मैदानों तक बढ़ने लगे। तो उत्तर वैदिक काल का विस्तार दोस्तों गंगा यमुना के मैदानों तक हो गया था। इसमें दोस्तों जो जैसे वहाँ पे हम आपको नदियों के नाम बताए थे कि जैसे रावी नदी को परुष्णी नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था, सतलज को शतुद्री जाना जाता था, चेनाब को अस्किनी जाना जाता था, झेलम को वितस्ता, व्यास को विपाशा। उसी प्रकार दोस्तों उत्तर वैदिक काल में गंडक नदी को सदानीरा प्राचीन काल में बोला जाए। जो वर्तमान में गंडक है उसको प्राचीन काल में सदानीरा या उत्तर वैदिक काल में सदानीरा नदी से जाना जाता था दोस्तों। और जो नर्मदा नदी है उसको रेवा नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट सदानीरा दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में सदानीरा नदी वर्तमान की कौन सी नदी के नाम से जाना जाता था, या गंडक नदी को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, या ये मिलाने के लिए जाता था दोस्तों। तो सदानीरा दोस्तों एक गंडक नदी सदानीरा नाम से प्राचीन काल में जानी जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों दिया गया है कि जो उत्तर वैदिक काल का विस्तार था उस सप्त सैंधव क्षेत्र से गंगा यमुना के मैदानों की तरफ क्यों हुआ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दिए गए उपजाऊ भूमि की खोज दोस्तों। जब सिर्फ सप्त सैंधव क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने लगी, तो जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो उसके बसावट के लिए, उसके कृषि करने के लिए, उसके सर्वाइव करने के लिए नई भूमि की आवश्यकता हुई। तो दोस्तों जब नई भूमि की आवश्यकता हुई तो आर्य जो थे वो गंगा यमुना के मैदानों की तरफ बढ़ने लगे। आगे दिया गया दोस्तों कि लोगों को खेती के लिए नई भूमि की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उत्तर वैदिक काल का विस्तार गंगा यमुना की मैदानों की तरफ हुआ। और गंगा का मैदान दोस्तों अत्यंत उपजाऊ था, इसलिए आर्य धीरे धीरे इस क्षेत्र में बढ़ने लगे और उत्तर वैदिक काल का विस्तार गंगा यमुना के मैदान तक हो गया। अगला दिया गया दोस्तों कृषि का विकास। उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया और कृषि जो है दोस्तों ये प्राथमिक पेशा हो गया। आर्यों का प्राथमिक पेशा कृषि हो गया। ऋग्वैदिक काल में प्राथमिक पेशा दोस्तों पशुपालन था, द्वितीयक पेशा कृषि था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि जो है प्राथमिक पेशा हो गया और पशुपालन द्वितीयक पेशा हो गया। यानी देखिए दोस्तों दिया गया यहाँ पे कि उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया, यानी प्राथमिक पेशा हो गया। अब लोग केवल पशुपालन पर निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि वे अस्थायी रूप से गांव में बसाकर खेती करने लगे। और दोस्तों उत्तर वैदिक काल आते आते यहाँ के समाज के लोहे का ज्ञान हो गया था तथा ये कृषि में लोहे का उपयोग करने लगे थे, लोहे के ये उपकरण बनाने लगे थे। तो दिया गया दोस्तों इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी लोहे का प्रयोग। लोहे के कुल्हाड़े, हल की सहायता से घने जंगल काटे गए तथा नई कृषि भूमि तैयार की गई। इस प्रकार ये लोग एक जगह अस्थायी रूप से बसकर खेती करने लगे और खेती इनका प्राथमिक पेशा बन गया। यहाँ पे दोस्तों कई शब्द आता है, बार बार आर्य शब्द आता है दोस्तों। तो आर्य का अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ। ये मध्य एशिया से आए थे और ये आके पहले सब सिंधु क्षेत्र में बस गए थे। इन्हीं को आर्य कहा जाता था और इन्हीं ने जो संस्कृति विकसित की, वैदिक संस्कृति, वो आर्यों ने विकसित की। इसे आर्य संस्कृति, आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं दोस्तों। हमने ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति देखी थी। अब उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति देखेंगे कि उसमें क्या क्या परिवर्तन आया और परिवर्तन आने का कारण क्या था। तो यहाँ देखिए दोस्तों दिया गया कि ऋग्वैदिक काल का समाज सरल और अपेक्षाकृत समान था, जबकि उत्तर वैदिक काल का समाज अधिक संगठित, जटिल और वर्गों में विभाजित हो गया। अब अधिक संगठित, जटिल और वर्गों में कैसे विभाजित हुआ, क्या क्या हुआ उसमें आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें
परिवार व्यवस्था में तो दोस्तों कुछ परिवर्तन नहीं आया था, परिवार व्यवस्था लगभग सेम ही थी। यहाँ दिया गया उत्तर वैदिक काल में भी परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई था, और ऋग वैदिक काल में तो ये परिवार की सबसे छोटी इकाई था ही। परिवार इस समय भी संयुक्त होते थे, कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी। परिवार इस समय भी इसका जो मुखिया होता था पिता होता था, और परिवार तत्वात्मक था। पिता को परिवार का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था, वह परिवार की संपत्ति, विवाह और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रमुख होता था, महत्वपूर्ण निर्णय वही लेता था। अब वर्ण व्यवस्था देखते हैं दोस्तों। इसमें जो उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था दोस्तों, वो वर्ण व्यवस्था में आया था। ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था थी वो धीरे धीरे जन्म आधारित बनती गई। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है कि उत्तर वैदिक समाज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अपेक्षाकृत कर्म और व्यवसाय आधारित थी, ये जन्म पे आधारित नहीं थी दोस्तों, आधारित मानी जाती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म आधारित और कठोर होती चली गई। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो पहले कर्मों के आधार पर इनको माना जाता था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, उत्तर वैदिक काल आते आते ये जन्म आधारित होगी। यानी ब्राह्मण का जो पुत्र होगा या पुत्री होगी वो ब्राह्मण ही होगी, क्षत्रिय का जो पुत्र होगा या पुत्री होगी वो क्षत्रिय ही होगी। यानी ये जन्मगत हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये जन्मगत हो गया। समाज दोस्तों चार वर्णों में तब भी विभाजित था, लेकिन इसमें कुछ और परिवर्तन आए थे। जैसे ब्राह्मण को दोस्तों ऋग वैदिक काल आते, उत्तर वैदिक काल आते आते ब्राह्मण को समाज में सर्वोच्च स्थान मिल गया दोस्तों। ये वेदों का अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते थे, यज्ञ और अनुष्ठान करते थे और राजा के सलाहकार होते थे। ब्राह्मणों का प्रभाव इस काल में सबसे अधिक बढ़ गया। तो ये दोस्तों ब्राह्मणों का काम क्या था, इनको समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये वेदों का अध्ययन और अध्यापन करते थे, यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे और राजा को सलाह देते थे। क्षत्रिय का कार्य क्या था दोस्तों, क्षत्रिय शासन और प्रशासन संभालते थे, ये सेना का संचालन करते थे, राज्य की व्यवस्था करते थे, न्याय व्यवस्था को देखते थे। राजा और सैनिक इसी वर्ग से होते थे, राजा और सैनिक क्षत्रिय वर्ग में आते थे। और वैश्य वर्ग में कौन आते थे दोस्तों, वैश्य वर्ग में जो कृषि करने वाले कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापार करने वाले जो थे वो वैश्य वर्ग में आते थे। और वैश्य वर्ग ही दोस्तों एकमात्र ऐसा वर्ग था जो कर का भुगतान करता था उत्तर वैदिक काल में। यानी सिर्फ वैश्य ही कर का भुगतान करता था और ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र में से कोई कर का भुगतान नहीं करता था। देखिए दिया गया ब्राह्मण समाज की आर्थिक रीढ़ थे। और शूद्र कौन थे दोस्तों, अन्य तीन वर्णों की सेवा करना इनका काम था। श्रम और विभिन्न व्यवसाय करते थे, यानी जो ऊपर व्यवसाय दिए गए उनके अलावा विभिन्न श्रम और निम्न कोटि के व्यवसाय करते थे। इस काल में शूद्रों की सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत निम्न मानी जाने लगी और उनके धार्मिक अधिकार भी सीमित हुए। यानी जो ऋग वैदिक काल थे उनमें शूद्र व्यवसाय के आधार पर माने जाते थे, कर्म के आधार पर माने जाते थे, लेकिन यहाँ पर जन्म के आधार पर माने जाने लगे। और इनका जो उपनयन संस्कार था वो दोस्तों बंद कर दिया गया, इनको उपनयन संस्कार का जो अधिकार था इनसे छीन लिया गया। ऋग वैदिक काल में स्त्री पुरुष सभी का उपनयन संस्कार होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया और शूद्रों को भी। और जो दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे इनको द्विज नाम से जाना जाता था। द्विज में कौन आते हैं दोस्तों, द्विज में आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जात व्यवस्था की शुरुआत हुई। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ विभिन्न व्यवसाय के आधार पर सामाजिक समूह बनने लगे। हालांकि बाद के काल में इस तरह पूर्ण विकसित जात व्यवस्था अभी नहीं थी, लेकिन सामाजिक विभाजन अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। यानी जात व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई थी। जैसे कुम्हार का काम करने वाला कुम्हार, बढ़ईगिरी करने वाला बढ़ई, चमड़े का काम करने वाला चर्मकार, रथ बनाने वाला रथकार, इस प्रकार के जो विभाजन थे वो समाज में होने लगे और उसी आधार पर जातियां भी बनने लगी। अब महिलाओं की स्थिति देखते हैं दोस्तों। महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते। तो महिलाओं की स्थिति में दोस्तों गिरावट आने लगी थी। अब दोस्तों गिरावट आने का प्रमुख कारण क्या था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जब कृषि का विकास हुआ तो भू राजस्व की अवधारणा सामने आई। यानी भूमि का जो भू राजस्व की, यानी भूमि पर लेकर अधिकार की बात सामने आई। तो जब भूमि पर अधिकार की बात सामने आई तो भूमि पर अधिकार स्त्री और पुरुष यानी महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का होता था। लेकिन जब भू राजस्व के अधिकार सामने आए तो पुरुषों ने मतलब महिलाओं को भू राजस्व से वंचित कर दिया, कि मतलब भू इनका अधिकार भूमि पर नहीं होगा या सीमित अधिकार होगा। तो इसके लिए क्या हुआ दोस्तों, इसके लिए कि इसमें बताया गया है कि जो स्त्रियां थी या लड़की जो है वो दुख का कारण है।
क्योंकि भू राजत्व की जब अवधारणा आई तो जब संपत्ति का बंटवारा होने लगा तो इसमें आया कि इसी दुख का कारण है। इस दुख को दूर करने के लिए दोस्तों बाल विवाह का प्रचलन आया। यानी जैसे महिलाएं 8-10 साल की उनका विवाह कर दिया जाए तो इस दुख से उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी सब की वजह से आर्थिक स्थितियों की वजह से बाल विवाह को बढ़ावा मिला दोस्तों। सती प्रथा का मतलब यहाँ पे कुछ उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन सती प्रथा के एक आध दो प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन बाल विवाह को बढ़ावा मिला दोस्तों। और यहाँ पे जो इनका शिक्षा के अवसर कम हो गए, सभा और समिति में इनकी भागीदारी लगभग समाप्त हो गई, धार्मिक अधिकार दोस्तों सीमित हो गए। पहले महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी, लेकिन अब धार्मिक अनुष्ठानों में इनका प्रवेश सीमित कर दिया। विवाह में परिवार की भूमिका दोस्तों बढ़ी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को अपना पति चुनने का अधिकार था और जो विवाह होता था आपसी सहमति से होता था। लेकिन अब दोस्तों अब परिवार जहाँ विवाह करने के लिए बोल देता था वहाँ पे विवाह होता था। लेकिन इस काल में मतलब पूर्ण रूप से स्त्रियों का जो धार्मिक शिक्षा नहीं रोकी गई थी, कुछ कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसे उत्तर वैदिक काल में हमको लोपोमुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वनारा जैसी स्त्रियों का प्रमाण मिलता है। वैसे उत्तर वैदिक काल में हमको गार्गी और मैत्रेयी जैसे विद्वान महिलाओं का भी प्रमाण मिलता है, जिन्होंने दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन स्त्रियों के लिए शिक्षा का अवसर सीमित हो गया था। उसका स्थान बाल विवाह ने ले लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विवाह व्यवस्था देख लेते हैं कि विवाह व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में कैसी थी और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल आते आते विवाह व्यवस्था कैसी हो गई। तो विवाह का दोस्तों धार्मिक संस्कार माना जाता था। सामान्यतः विवाह माता पिता की सहमति से होने लगे। पहले जो विवाह होते थे उसमें स्त्री पुरुष का चयन करती थी और स्त्री और पुरुष दोनों की सहमति ली जाती थी। लेकिन अब सामान्यतः जो विवाह होने लगे वो माता पिता की सहमति से होने लगे। इस काल में भी एक पत्नी प्रथा ही प्रचलित थी, लेकिन कहीं कहीं वो पत्नी प्रथा के उदाहरण मिलते हैं। और इस समय दोस्तों गोत्र और पारिवारिक नियमों का महत्व बढ़ गया। यानी एक शब्द आता है कि गोत्र बहिर्गमन, यानी समान गोत्र में अब स्त्रियों का विवाह नहीं होता था। इसका मतलब ये था दोस्तों जो आपस के कुल थे, गोत्र का जो पहले मतलब होता था कि जहाँ पर सबका सामान एक साथ रखा जाता था सबका, लेकिन धीरे धीरे इसका मतलब हो गया पुरुष या जो परिवार का कुल था उससे गोत्र समझा जाने लगा। तो गोत्र बहिर्गमन का सिद्धांत आया कि अपने गोत्र में स्त्रियों का विवाह नहीं होता था। यह आर्यों के दूसरे क्षेत्रों में मतलब अपनी सामाजिक अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए, सामाजिक सामंजस्य बढ़ाने के लिए ये सिद्धांत आया था गोत्र बहिर्गमन का, कि वो लोग अपने गोत्र में विवाह ना करके बाहरी गोत्र में विवाह करते थे, दूर दराज के क्षेत्रों में विवाह करते थे। इस काल की दोस्तों एक प्रमुख और विशेषता थी कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। ये दोस्तों आर्यों की एक नवीन सोच थी और मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। ये चारों आश्रम कौन कौन से दोस्तों? ये ब्रह्मचर्य आश्रम, पहला आश्रम जो था ब्रह्मचर्य आश्रम, ये माना जाता है सामान्यतः 1 से 25 वर्ष तक। इसमें विद्यार्थी जीवन, गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करना, ये सारी चीजें आती थी। और गृहस्थ जीवन दोस्तों जो दूसरा आश्रम था वो गृहस्थ जीवन था। इसमें विवाह, परिवार, सामाजिक और आजीविका को जीवन का निर्वहन किया जाता था। इसकी जो सामान्य माना जाता था आयु वर्ग वो 25 से 50। उसके बाद दोस्तों वानप्रस्थ, ये माना जाता था 50 से 75 वर्ष की आयु तक। धीरे धीरे सांसारिक जीवन से विरक्ति, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की ओर झुकाव, यानी जो पारिवारिक जीवन का उससे धीरे धीरे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की ओर झुकाव बढ़ता जाता था। और चौथा आश्रम दोस्तों जो था वो संन्यास आश्रम था। ये 75+ से माना जाता था। यानी संसार का त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति करना और साधना करना, ये संन्यास का मतलब प्रमुख उद्देश्य था। ये दिया गया दोस्तों। यह आश्रम 4 व्यवस्था भारतीय सामाजिक और धार्मिक यह आश्रम व्यवस्था भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। जो चारों आश्रम थे दोस्तों ये आर्यों की नवीन सोच थे और ये भारतीय जो व्यवस्था थी उसकी ये महत्वपूर्ण आधार, महत्वपूर्ण विशेषता बन गई ये चारों आश्रम। अब शिक्षा दोस्तों इस समय कैसी होती थी? इस समय दोस्तों जैसे ऋग वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली थी, मौखिक शिक्षा होती थी, उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में भी गुरुकुल प्रणाली थी और मौखिक शिक्षा ही होती थी। विद्यार्थी गुरु के पास आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। ये कौन सा आश्रम था दोस्तों जो आप लोगों को पहला बताया गया था? यहाँ पे कौन कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य जीवन या ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो शिक्षा प्रणाली जो उसमें थी ये पहले आश्रम से संबंधित थी, ब्रह्मचर्य से। तो जो शिक्षा दी जाती है दोस्तों इस तरह प्रमुख विषय थे वेद, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, गणित, युद्ध कला। और शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण करना भी था।
अब उत्तर वैदिक काल की दोस्तों राजनीतिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो सामाजिक स्थिति थी उसमें क्या क्या परिवर्तन आया। तो सामाजिक स्थिति में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि ऋग वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, व्यवसाय आधारित थी, लेकिन वो उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म आधारित हो गई। और स्त्रियों में सबसे बड़ा परिवर्तन आया स्त्रियों के अधिकार में कि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को मतलब शिक्षा का अधिकार था, धार्मिक शिक्षा का अधिकार था, धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का अधिकार था, इनको उपनयन संस्कार का अधिकार था, सती प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं होते थे, विधवा विवाह होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल का आते आते दोस्तों इनकी स्त्रियों का शिक्षा का अधिकार सीमित हो गया, बाल विवाह आरंभ हो गया, इनका उपनयन संस्कार से इनको वंचित कर दिया, अर्थात स्त्रियों की जो ओवरऑल अधिकार थे उसमें गिरावट आई स्त्रियों की स्थिति में। अब दोस्तों हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में शासन जनजातीय था, जबकि उत्तर वैदिक काल में राज्यों और राज्य सत्ता का विकास हुआ। अब इसमें आगे देखते हैं दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में छोटे छोटे कबीलों पर आधारित था जो शासन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते छोटे छोटे कबीले जो थे दोस्तों वो जनपद में बदल गए, और आगे चलकर यही जनपद महाजनपद बदले, जो इस काल से नहीं आगे संबंधित है जब हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे। तो इसमें दोस्तों अब शासन केवल एक कबीले तक सीमित नहीं था बल्कि एक निश्चित भूभाग पर आधारित होने लगा। यानी अब जो उसका राज्य क्षेत्र था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और युद्ध के माध्यम से इस काल के जो कबीले के प्रमुख राजा थे वो अपना क्षेत्र विस्तार करने लगे। अब इस समय दोस्तों प्रमुख राज्य कौन कौन से थे। उत्तर वैदिक काल में अनेक शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, इनमें कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, विदेह ये आदि प्रमुख थे। अब राजा की स्थिति क्या थी दोस्तों इस काल में। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों राजा की शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई, क्योंकि पहले का जो राजा होता था दोस्तों वो कबीले का प्रमुख होता था और उसको वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेता था, कर नहीं लेता था। जो सामान्य जनता उसे उपहार के स्वरूप में बलि भेंट देती थी उसे सेवा संचालन करता था, अपने कबीले की सुरक्षा करता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आते आते जब भू राजत्व की अवधारणा सामने आई, कृषि का विकास हुआ, लौह उपकरणों का विकास हो गया, तो राजा की शक्ति उससे बहुत बढ़ गई। और ऋग वैदिक काल में जब राजा की शक्ति बढ़ गई तो उसने सभा और समिति जो थी उसको कमजोर करना शुरू कर दिया। तो इसमें दिया गया ऋग वैदिक काल में राजा सभा और समिति पर अधिक निर्भर था, लेकिन अब वह अधिक शक्तिशाली शासक बन गया, जिससे सभा और समिति की जो भूमिका थी वो कमजोर हुई। अब राजा को राज्य का सर्वोच्च शासक माना जाने लगा और उसका पद सामान्यतः वंशानुगत हो गया। चुनाव होता था लेकिन वो सामान्यतः वंशानुगत हो गया, अर्थात राजा के बाद उसका पुत्र राजा बनता था। इस समय दोस्तों जो राजा के कार्य थे, तो राजा के प्रमुख कार्य थे राज्य की रक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्याय देना, कर वसूली करना। दोस्तों ऋग वैदिक काल में कर का कोई प्रावधान नहीं था, जो जनता सामान्य रूप से बलि देती थी राजा को वही था, वो स्वैच्छिक था। लेकिन इसमें जो उत्तर वैदिक काल आते आते करारोपण हो गया, अर्थात राजा जो था वो प्रजा से यानी वैश्य से जो वर्ग था उनसे कर लेने लगा, सेना का संचालन करने लगा, युद्धों का आयोजन करने लगा, राज्य विस्तार दोस्तों युद्ध के माध्यम से राज्य विस्तार भी होने लगा। यहाँ दिया गया तो दोस्तों राजा अब केवल युद्ध का नेता नहीं बल्कि प्रशासन का भी प्रमुख हो गया। तो इस समय दोस्तों राजा की शक्ति बढ़ने के दो तीन कारण थे, कई कारण थे, उसमें से जो तीन मुख्य हैं कि जब भू राजत्व की अवधारणा सामने आई और जब कृषि आ गया तो कृषि के उत्पादन से शेष वृद्धि हुआ, इससे अस्थायी सेनाएं रखी जाने लगी। और दूसरा दोस्तों जब उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया तो लोहे के अस्त्र बनने लगे दोस्तों। तो जब लोहे के अस्त्र बनने लगे तो राजा के सैनिकों का जो था वो जब लोहे के अस्त्र का प्रयोग करने लगे तो उनकी शक्ति बढ़ी और राजा का जो था वो पूरे प्रशासन पर कंट्रोल बढ़ता चला गया। अब देखते हैं तो सभा और समिति की क्या स्थिति थी इसमें। तो ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का बहुत महत्व था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब राजा की शक्ति बढ़ने लगी तो इन संस्थाओं का प्रवाह कम होने लगा। पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी लेकिन इनका जो प्रभाव था वो कम होने लगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कर व्यवस्था दोस्तों देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कर प्रणाली अधिक व्यवस्थित हो गई, प्रजा से कृषि उत्पादन और अन्य साधनों पर के आधार पर कर लिया जाने लगा। राजा की आय जो कर प्राप्त होता था इसका जो उपयोग था तो प्रशासन में, सेना में, यज्ञ में और सार्वजनिक कार्यों के लिए करता था। अब दोस्तों जैसे ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि कोई अस्थायी सेना वहाँ पे नहीं थी। जब युद्ध होता था तो जो कबीले का प्रमुख था वो लोगों को एकत्र करके युद्ध कर लेता था, फिर वो अस्थायी सेना नहीं होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते अस्थायी सेना की धीरे धीरे हमको शुरुआत दिखाई देती है।
शुरुआत क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जब कृषि का शेष बढ़ने लगा, राजा की शक्ति बढ़ने लगी, लौह उपकरणों का ज्ञान हो गया, तो धीरे धीरे राजा जो था वो अस्थायी सेना रखने लगा। तो अस्थायी सेना में दोस्तों पैदल सैनिक होते थे, रथ, घुड़सवार, हाथी इत्यादि होते थे। सेना का उद्देश्य दोस्तों केवल, अब देखिए यहाँ पे आ गया कि सेना का उद्देश्य केवल रक्षा करना नहीं होता था, बल्कि राज्य का विस्तार भी होता था दोस्तों। राज्य का विस्तार भी करना होता था। तो जब राज्य का विस्तार भी का प्रमुख उद्देश्य हो गया, तो अस्थायी सेना रखने की जरूरत पड़ने लगी। अर्थात उत्तर वैदिक काल में अस्थायी सेना की धीरे धीरे शुरुआत हो गई। अब दोस्तों देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति क्या थी। तो ऋग वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी दोस्तों, वो पशुपालन पे प्रधान थी, यानी जो प्राथमिक पेशा था वो पशु था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि जो था वो प्रधान पेशा बन गई, या प्राथमिक पेशा कृषि बन गई, और पशुपालन जो हो गया वो द्वितीयक हो गया। देखिए यहाँ पे दिया गया कृषि दोस्तों, कृषि अर्थव्यवस्था का आधार थी। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि सबसे प्रमुख व्यवसाय बन गया। ऋग्वैदिक काल में लोग मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर थे, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में वो अस्थायी रूप से गांव बनाकर रहने लगे और खेती करने लगे। गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान में बसने से खेती का तेजी से विस्तार हुआ, और इस काल की जो प्रमुख फसल थी वो चावल हो गई। आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग इसको। अब लोहे का उपयोग दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी आर्थिक विशेषता थी कि लोहे का प्रयोग करना सीख लिया। लोहे के दोस्तों श्याम अयस, काला धातु या कृष्ण अयस भी कहा जाता है। श्याम अयस किसको कहा जाता है? लोहे को। अब जब दोस्तों लोहे के औजार बनने लगे, लोहे के हथियार बनने लगे, तो इसका क्या क्या प्रभाव हुआ दोस्तों? जंगल कट गए, जंगल को मतलब काटना शुरू किया, तो उसका उपयोग किसी क्षेत्र का विस्तार हुआ। नई भूमि को खेती योग्य बनाया जा सका इससे। हल अधिक मजबूत बनने लगे, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, लोहे के हथियार बनाए जा सकने लगे, जिससे राजा को युद्ध में सहायता मिली। इसी कारण से इस काल में आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी और राजा की ताकत भी बढ़ी, तथा राज्य के विस्तार के लिए युद्ध भी हुआ। अब इस काल की दोस्तों प्रमुख फसल देख लेते हैं कौन है। ऋग वैदिक काल की जो प्रमुख फसल थी वो क्या थी दोस्तों? जौ, जिसको यौ कहा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते दोस्तों धान, जौ, गेहूं, तिल, दालें इत्यादि प्रमुख फसल हो गई। लेकिन जो विशेष रूप से खेती की जाती थी वो धान की खेती की जाती थी, और धान का महत्व उत्तर वैदिक काल आते आते बहुत बढ़ गया था। अब दोस्तों कृषि की सिंचाई के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता था उत्तर वैदिक काल में? तो वर्षा, नदी, तालाब, कुआं, इन सबका सामान्यतः उपयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। पशुपालन दोस्तों, पशुपालन उत्तर वैदिक काल का द्वितीयक पेशा हो गया। तो इसमें कौन कौन से पशु दोस्तों? गाय, बैल, घोड़े, भेड़, बकरी, ये सब थे। बैल का उपयोग खेत जुताई के लिए तथा रथगाड़ी के लिए किया जाता था। जो बैलगाड़ी बनती थी बैलगाड़ी के लिए, और खेतों की जुताई के लिए किया जाता था। गाय का उपयोग दोस्तों दूध के लिए, दही के लिए तथा अन्य दुग्ध उत्पादों के लिए किया जाता था। तो देखिए दोस्तों यहाँ दिया गया है कि ऋग वैदिक काल में गाय को धन का मुख्य साधन माना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते भूमि जो थी दोस्तों वो मुख्य आधार बन गई संपत्ति का। तो जिसके पास अधिक कृषि भूमि होती थी उसको अधिक समृद्ध माना जाता था। ऋग वैदिक काल में जिसके पास अधिक गाय होती थी उसको माना जाता था कि वो अधिक समृद्ध है। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जिसके पास कृषि भूमि अधिक होती थी उसको अधिक समृद्ध माना जाता था। इस काल में दोस्तों व्यापार कैसे होते थे? वस्तु विनिमय और मुद्रा। अभी भी दोस्तों जो व्यापार मुख्यतः होता था वस्तु विनिमय होता था, लेकिन मुद्रा की थोड़ी बहुत शुरुआत हो चुकी थी। जैसे निष्क, शतमान आदि धातु आधारित मूल्यमानों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक अर्थों में इन्हें सिक्का नहीं माना जाता था, लेकिन लेन देन में इनका महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे सोने के सिक्के हो गए और सिक्के हो गए, इनका महत्व लेन देन में धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन जो प्रमुख आधार था अभी भी व्यवसाय का वो वस्तु विनिमय ही था। आगे दोस्तों इस काल में उद्योग और शिल्प। दोस्तों इस काल में उद्योग और शिल्प का विस्तार हुआ ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा, क्योंकि जब यहाँ पे कृषि गतिविधियाँ बढ़ी, लोहे का बढ़ गया, तो लोगों की जो शक्ति थी वो भी बढ़ी और सम्मानता भी बढ़ी। तो लोहार, स्वर्णकार, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, चर्मकार, रथ निर्माता इत्यादि प्रमुख शिल्पकार बने। यहाँ देखिए लोहे के प्रयोग से लोहारों के महत्व में विशेष रूप से वृद्धि हुई, यानी लोहारों का महत्व अन्य लोगों की तुलना में अधिक बढ़ गया। कर व्यवस्था देखते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में कर प्रणाली अधिक व्यवस्थित हुई। ऋग वैदिक काल में कर प्रणाली व्यवस्थित नहीं थी। जो सामान्य प्रजा थी वो राजा को बल के रूप में कुछ उपहार देती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि एक जो कर थी वो व्यवस्थित हो गई। कृषि उत्पादों पर कर लिया जाने लगा, पशुधन पर, व्यापार पर, इन सब पर कर लिया जाता था। लेकिन कर जो देता था दोस्तों वो वैश्य ही देता था, वैश्य वर्ग।
और इन जो कर प्राप्त होता था राजा को, उनका उपयोग राजा किसमें करता था? प्रशासन में, सेना में, यज्ञ में, सार्वजनिक कार्यों इन सब में यज्ञ का उपयोग, कर का उपयोग किया जाता था। अब दोस्तों देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति क्या थी। तो ऋग वैदिक काल का जो धर्म था दोस्तों, उस काल का जो मनुष्य था वो प्रकृति पूजक था। यज्ञ का प्रयोग होता था, लेकिन यज्ञ करते थे लेकिन बहुत कम करते थे, और कर्मकांड युक्त नहीं थे उस समय के यज्ञ। और मूलतः वो प्रकृति पूजा करते थे, प्रार्थना और उपासना पर विश्वास रखते थे। ये देखिए दिया गया दोस्तों, ऋग वैदिक काल में धर्म सरल, प्रकृति पूजक, यज्ञ यज्ञ प्रधान नहीं था दोस्तों। उस समय यज्ञ कर्मकांड रहित नहीं था, यज्ञ होते थे लेकिन यज्ञ प्रधान नहीं था। ज़्यादातर जो दोस्तों उस समय था वो पूजा होती थी, प्रार्थना होती थी या उपासना होती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में धर्म अधिक कर्मकांड प्रधान हो गया दोस्तों, दार्शनिक और ब्राह्मण प्रधान बन गया। यानी उत्तर जो ऋग वैदिक काल में उपासना की जो प्रमुख पद्धति थी वो पूजा, प्रार्थना या उपासना थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वो कर्मकांड प्रधान हो गई, यानी यज्ञ प्रधान हो गई। यज्ञ जो था वो कर्मकांड स्वरूप ले लिया अपना। ऋग वैदिक काल का यज्ञ जो था वो सामान्यतः सरल था, लेकिन उत्तर वैदिक काल का यज्ञ आते आते वो कर्मकांड प्रधान हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों धार्मिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ऋग वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। उनके लिए सूर्य प्रकाश के देवता थे, इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता थे जिनको पुरंदर कहा जाता था। अग्नि यज्ञ के देवता थे वरुण, जल और नैतिक देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। अब धर्म देवताओं की स्तुति तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यज्ञों का विस्तार हुआ, कर्मकांड बढ़े, और जब कर्मकांड बढ़े तो ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा, दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन का विकास हुआ। यानी ऋग वैदिक काल की जो जो धार्मिक समाज था, जो धार्मिक व्यवस्था थी वो सरल थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते होते वो व्यवस्था कलिष्ठ हो गई और कर्मकांड प्रधान हो गई। ये देखिए दोस्तों आगे दिया गया ब्राह्मणों का बढ़ता प्रभाव। क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक व्यवस्था थी वो कर्मकांड प्रधान और यज्ञ प्रधान हो गई, तो ब्राह्मणों की महत्ता और उनकी विशेषता में वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ब्राह्मणों का बढ़ता प्रभाव। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान इतने जटिल हो गए कि सामान्य व्यक्ति उन्हें स्वयं नहीं कर सकता था, इसीलिए ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ी और उनके महत्व में वृद्धि हुई। ब्राह्मण अब क्या करते थे दोस्तों? यज्ञ कराते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे, राजा को धार्मिक सलाह देते थे, समाज में धार्मिक नियमों का पालन करवाते थे। धीरे धीरे उनका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव इससे बढ़ता चला गया। यज्ञों का क्या महत्व था दोस्तों? ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ थे दोस्तों वो सरल होते थे, कोई भी अपना आराम से कर लेता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जब यज्ञ कर्म कांड प्रधान हो गए तो विस्तृत और खर्चीले हो गए, और ये ब्राह्मणों के माध्यम से ब्राह्मण इनको करवा पाते थे, क्योंकि ये विस्तृत खर्च और क्लिष्ट होते चले गए। यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह गए, बल्कि राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक बन गया। यानी अब केवल यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह गया, बल्कि राजा की प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया कि राजा किस प्रकार का कौन कौन सा यज्ञ करते हैं। जैसे अश्वमेध यज्ञ की अवधारणा सामने आई, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इन सब की अवधारणा सामने आई, अर्थात यज्ञ राजा की शक्ति से भी जुड़ गया। कर्मकांड प्रधान तो हुआ था, लेकिन राजा की शक्ति से भी ये जुड़ गया, उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ गया। यहाँ देखिए दोस्तों प्रमुख यज्ञों के बारे में बताया गया कि अश्वमेध यज्ञ दोस्तों क्या था? राजा अपने साम्राज्य के विस्तार और प्रभुत्व को सिद्ध करने के लिए यज्ञ करता था। घोड़े को 1 वर्ष तक स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। यदि किसी ने राजा के घोड़े को रोक दिया तो राजा उससे युद्ध करता था, और अगर घोड़े को नहीं पकड़ा तो इसका मतलब था कि वो राजा की जो प्रभुता थी उसको स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार दोस्तों राजसूय यज्ञ था। राजा को सार्वभौम शासक घोषित करने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था, यह भी राजकीय प्रतिष्ठा का प्रतीक था। इसी प्रकार दोस्तों वाजपेयी यज्ञ राजा की शक्ति, समृद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता था। अब दोस्तों देवताओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में? ऋग वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे दोस्तों कौन थे? वो इंद्र थे, अग्नि थे, सोम थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी जो महत्ता थी उसमें कमी आई, और नए देवता के रूप में प्रजापति, विष्णु, रुद्र, इन सब की अवधारणा सामने आई। इसमें देखिए दोस्तों दिया गया है उत्तर वैदिक काल में कुछ पुराने देवताओं का महत्व कम हुआ तथा कुछ नए देवताओं का महत्व बढ़ा। जैसे उत्तर वैदिक काल में दोस्तों इंद्र जो थे ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता थे, इनको पुरंदर कहा जाता था। ऋग्वेद में इनका सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। इसमें दिया गया कि ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते उनका महत्व अपेक्षाकृत कम होने लगा। प्रजापति दोस्तों, प्रजापति या ब्रह्मा। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सृष्टि का रचयिता माना जाने लगा, यानी ब्रह्मा। इस काल के सर्वोच्च महत्वपूर्ण धार्मिक परिवर्तन था और ये सबसे प्रमुख देवता हो गए।
उत्तर वैदिक काल में ही दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश की जो एक संकल्पना थी वो सामने आई। देखिए प्रजापति यानी दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु दोस्तों, इन्हें जो ब्रह्मा जी थे इनको सृष्टि का रचयिता माना जाता था। विष्णु जी को दोस्तों एक सृष्टि या जगत का पालन करता माना जाता था। इनका भी महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया। और दोस्तों अगले जो रुद्र थे इनको भगवान शिव का रूप माना जाता था और इनका भी महत्व इसमें बढ़ा, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश ये त्रिदेव की अवधारणा सामने आई उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में एक और था दोस्तों कि मोक्ष की अवधारणा पहली बार सामने आई। इस काल में पहली बार मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाने लगा। मोक्ष का क्या अर्थ था दोस्तों? जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्ति। यह विचार उपनिषदों में विशेष रूप से विकसित हुआ। तो मोक्ष की अवधारणा जो दोस्तों पहले थी वो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले सामने आई। अब उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या है? उत्तर वैदिक काल में धर्म जो था वो कर्मकांड और यज्ञ प्रधान हो गया दोस्तों। ऋग्वैदिक काल का जो धार्मिक समूह था, जो धार्मिक व्यवस्था थी वो सरल थी दोस्तों, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये कर्मकांड और यज्ञ प्रधान हो गया। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। प्रजापति विष्णु और रुद्र यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश का महत्व बढ़ा तथा उपनिषदों के माध्यम से कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष आदि जैसे दार्शनिक सिद्धांतों का भी विकास हुआ। अब आगे देखते हैं